हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब देखो, इस टॉपिक से कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आजकल मल्टीपल शिफ्ट में पेपर बनते हैं, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हीं के थ्रू आप छोटे छोटे टॉपिक्स के थ्रू आप 6 से 10 नंबर की लीड बना सकते हो बहुत ईजीली एग्ज़ाम के अंदर। और यही फ़र्क होता है एक डिसेंट स्कोर और एक एक्सीलेंट स्कोर के अंदर। तो फिर करते हैं आज की कार्रवाई शुरू हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के साथ, जिसमें हम कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाएंगे छोटी मोटी। मतलब सिर्फ याद करने का तरीका है ताकि आपको वो ट्रिक ईजी, वो यूनिट आसानी से याद हो जाए। और साथ में हम थोड़े बहुत कंसेप्ट भी समझेंगे कि किस यूनिट का मतलब क्या होता है या फिर किस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो, अब हमें एक क्वांटिटी और उसकी यूनिट याद करनी है। तो पहले समझते हैं, छोटा सा 1 मिनट में समझ जाएंगे क्वांटिटी और यूनिट क्या क्या होती हैं बेसिकली। हम मान लो आपको किसी ने एक स्फेरिकल बॉक्स दिया है, ऐसे स्फेरिकल बोल रहा हूँ, एक डब्बा दिया है ऐसे लकड़ का, और आपसे पूछा है इसके बारे में कुछ बताओ। तो आप क्या बता सकते हो उसके बारे में? इसकी लेंथ बता सकते हो, इसकी ब्रेड्थ बता सकते हो, इसकी हाइट बता सकते हो आप, ठीक है, या फिर इसका वेट बता सकते हो, है ना। कुछ भी आप इसके बारे में बता सकते हो। पर इस चीज़ को बताने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या वेट है, ये हो गई हमारी क्वांटिटी। और जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वो हो गई हमारी यूनिट। जैसे कि लेंथ यूनिट हमें हमारी क्या होगी? लेंथ की यूनिट होगी मीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से हमारी लेंथ की यूनिट होंगी। वेट की यूनिट होगी हमारी केजी, टन, जो भी होगी वो उसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये होती है हमारी क्वांटिटी और यूनिट का मतलब। अब एक होती है हमारी चीज़ एसआई यूनिट। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चीज़ की एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को ही बोला जाता है एसआई यूनिट। इसको इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि हाँ भाई, इस चीज़ की यूनिट ये होगी। जैसे लेंथ है, लेंथ यूनिट मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट उसको इंटरनेशनली उसकी यूनिट मानी गई है मीटर। तो हमें जनरली पेपर के अंदर ऐसा यूनिट पूछी जाती है। तो हमें आज की क्लास में वही कवर करनी है कि किस क्वांटिटी की क्या यूनिट है। तो पहले तो हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो ये हमारी 7 है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो पहले देखेंगे इनकी यूनिट। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो इन्हीं से बाकी कई सारी क्वांटिटीज़ बनी हैं इन्हीं यूनिट्स का यूज़ करके या इन्हीं क्वांटिटी का यूज़ करके। तो पहले शुरुआत करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ। तो अपनी सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। इसकी ऐसा यूनिट है मीटर। अगर आपको पेपर में किलोमीटर, माइल्स कुछ भी मिलता है तो वो सब मार्क नहीं करना है, आपको मार्क करना है मीटर, क्योंकि उसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। अगली है अपनी मास, उसकी है किलोग्राम या फिर केजी। अब मास और वेट के अंदर फ़र्क मैं आपको बताता हूँ अगली स्लाइड के अंदर। यहाँ पे मास और वेट में फ़र्क बताऊँगा मैं आपको। आप जनरली कहोगे, हम तो बोलते हैं हमारा वेट है 100 किलो, है ना, या फिर 50 किलो। तो वो वेट नहीं है एक्चुअल में, वो मास है। वो मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर बताता हूँ कि मास और वेट के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो लेंथ की होगी हमारी मीटर, मास की होगी किलोग्राम, टाइम की होगी हमारी सेकंड, टेम्परेचर की होगी हमारी केल्विन। इसकी होती है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट भी, पर जो एसआई यूनिट मानी गई है इसकी केल्विन मानी गई है या फिर केल्विन फिक्स की गई है। तो ये तो आई थिंक आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने 10th क्लास तक की साइंस के अंदर पढ़ा हुआ है कि लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो इनके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, या आप इजीली वैसे ही याद रख सकते हो। तो अपनी अगली यूनिट बनती है इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। ये भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी हमारी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट एम्पियर। अब ये आपको कैसे याद रखना है? अपने मोबाइल का चार्जर उठाना, उसमें देखना आप लिखा होगा आउटपुट 4 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर ऐसे करके। तो ये ए जो लिखा होगा ना ऐसे 4A या फिर 5A, ये बेसिकली क्या है? उसका आउटपुट करंट, यानी कि वो चार्जर कितना करंट छोड़ता है या फिर उसका आउटपुट, उस चार्जर से कितना करंट निकलता है। तो उसी की यूनिट होती है हमारी एम्पियर। तो ये ए जो होता है ना वो एम्पियर ही होता है। अब देखो, कई जगह जहाँ ट्रिक बनेंगी वहाँ ट्रिक लगाएंगे, बट कई चीज़ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ सकते हैं ना। अब मान लो आप चार्जर तो डेली लाइफ में यूज़ करते हो, उसको उठा के देखोगे आप तो उसमें लिखा होगा आउटपुट में एम्पियर ए, तो आप इजीली समझ जाओगे हाँ भी ये चार्जर क्या छोड़ रहा है? करंट छोड़ रहा है। और करंट के आगे लिखा हुआ है ए, तो उसकी यूनिट क्या होगी? हमारी एम्पियर। तो ऐसे भी हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो अपनी अगली फंडामेंटल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? हमारा रोशनी कितनी हो रही है। ल्यूमिनस का मतलब होता है रोशनी। अब उसकी जब ऐसा यूनिट बनाई तो क्या था? उस टाइम पे बल्ब वगैरह नहीं थे, तो कैंडल जलती थी उस टाइम। तो रोशनी कब होती थी? कैंडल से रोशनी होती थी। ऐसे इसको याद रख सकते हैं हम। तो कैंडल से रोशनी होती थी, उसकी यूनिट क्या हुई? कैंडला। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है हमारी? कैंडला। अपनी अगली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर, और इसकी क्वांटिटी क्या होती है? मोल। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो,
हमें जब तक अमाउंट नहीं पता होगा किसी सब्सटेंस का, यानी कि वो सब्सटेंस कितना है, तो जब तक हम उसका मोल फिक्स नहीं कर सकते। अब 5 kg किसी चीज़ का मोल और 10 kg का मोल अलग होगा ना। मोल यानी कि प्राइस, मोल भाव करते हैं ना जैसे हम, तो जब तक हमें अमाउंट नहीं पता होगा हम उसका मोल नहीं लगा सकते। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि जब भी पेपर में आया व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर, तो आपको क्या मार्क करना है, मोल, क्योंकि उसका अमाउंट पता होने के बाद ही हम उसका मोल लगा सकते हैं। तो मोल उसकी हो गई यूनिट। तो अब ये जो बेसिकली मोल है ना, इसका मतलब हमें देखना है कि क्या होता है। अब एक मोल का मतलब हमारा होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज। अभी एलिमेंट्री एंटिटी क्या होती है, कोई भी चीज़ होती है किसी न किसी एक एंटिटी से बनी होती है। जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो मॉलिक्यूल या फिर एटम से बना होता है। जैसे पानी, पानी किससे बना होता है, H2O से बना होता है। H2 होता है ना पानी का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2, आयरन होता है Fe, ऐसे करके बना होता है। तो जब 6.022 इंटू 10⁻, एटम, मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट्री एंटिटीज़, कुछ भी आप बोल सकते हो, इतनी एलिमेंट्री एंटिटीज जब इकट्ठी होती हैं तो वो बनता है हमारा एक मोल। और ये जो नंबर है ना 6.022 इंटू 10⁻23, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो ने ही ये नंबर हमें दिया था या फिर इस नंबर की खोज करी थी। तो इसी के नाम पे एवोगैड्रो नंबर, ये जो नाम, इसी के नाम पे ये नंबर रखा गया। अब देखो, एग्जामिनर ने कई बार पूछ रखा है एग्जाम्स के अंदर कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर की यूनिट क्या होती है, मोल। अब मान लो उसको एक लेवल आगे जाना है, ये तो वो कई बार पूछ लिया उसने, तो एक लेवल आगे जाके वो क्या पूछेगा कि एक मोल की वैल्यू कितनी होती है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज़, या वो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है। बट आप इसकी यूनिट ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर की यूनिट क्या होती है, मोल। अब ये हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी सारी की सारी पूरी। अब दो चीज़ें हैं, एक है प्लेन एंगल जिसकी यूनिट है हमारी रेडियन, और एक है हमारा सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट है हमारी स्टीरेडियन। अब रेडियन तो आई थिंक हम सबको मालूम है, रेडियन क्या होता है, हमने मैथ में ही पढ़ा है, π/2 पाई, ये रेडियन की फॉर्म में होते हैं। और स्टीरेडियन होता है हमारा सॉलिड एंगल को बताता है। अब सॉलिड एंगल का मतलब क्या है, जैसे आप एक संतरा उठाओ, संतरे के अंदर से एक स्लाइस है, एक फाक निकाल लो उसकी, तो वो जो एंगल बनाएगा ना सेंटर ऑफ संतरे के साथ, वो स्लाइस, वो होता है हमारा सॉलिड एंगल। जैसे डायग्राम के रूप में देखें, मान लो एक स्फेयर है, अब इस स्फेयर में से आपने ऐसे 3D टाइप की एक स्लाइस निकाल लिया, फिर 3D टाइप से कोई चीज़ निकाल ली ऐसे, तो ये जो 3D टाइप का जो एंगल बनेगा ना, वो होता है हमारा सॉलिड एंगल। यानी फिर आप समझ लो एक सिंगल एंगल की 3D फॉर्म जो होती है ना, वो होती है हमारी सॉलिड एंगल। और सॉलिड हो गया S, तो स्टीरेडियन SS, और प्लेन एंगल की तुम्हें पता ही है रेडियन यूनिट होती है। तो अब देखते हैं हम कुछ अदर क्वांटिटीज़ जो पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं या फिर पूछी जा सकती हैं। तो पहली दो हैं हमारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये दोनों जो हैं ये बेसिकली वेव से जुड़ी हुई हैं। अब वेव क्या होती है, जैसे आप एक ऐसे जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, जो ऐसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वेव। जैसे आप तालाब में अगर पत्थर फेंक के मारे हुए गोले गोले बनते हैं ना, जो गोल गोल बनते हैं, उनको आप साइड से देखोगे तो वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते हुए दिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं वेव। अब वेव से रिलेटेड दो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट और एक वेवलेंथ की यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, आप मान लो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ऐसे ये वाला पॉइंट, तो 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव यहाँ से निकल जाएंगी। अब एक वेव क्या होता है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये है हमारा एक वेव। फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर कहीं आगे बन रहा होगा ऐसे, और ये भी एक वैसा ही स्ट्रक्चर है, तो ये पूरी एक वेव होती है, ऊपर से नीचे पूरी एक वेव बनती है। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव निकल जाएंगी किसी एक पॉइंट से, उसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। जनरली हम इंग्लिश में भी लें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे किसी इवेंट के होने की फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो बाय एनुअल है। बाय एनुअल का मतलब साल में 2 बार होता है वो। तो वैसे ही 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स निकल जाएंगी, यानी कितनी वेव पूरी हो जाएंगी, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और उसकी यूनिट हमारी क्या होती है, उसकी यूनिट होती है हमारी हर्ट्स। अब इसको याद कैसे रखना है हमें, वैसे तो सबको मालूम ही होगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है, बट फिर भी जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आप इसको याद रख सकते हो कि 1 सेकंड के अंदर इतनी सारी वेव निकल गई बट किसी ने हालचाल नहीं पूछा उससे, तो उसको बहुत हर्ट हुआ। थोड़ी सिली सी ट्रिक है, बट ऐसे इसको याद रख सकते हो कि बहुत सारी वेव्स निकल गई बट किसी ने हालचाल पूछा नहीं, इसलिए हर्ट हुआ। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारी क्या है, हर्ट्स। अपनी अगली यूनिट है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है, जैसे मैंने अभी ये वेव बनाई थी पूरी ऐसे, ये एक सिंगल वेव है, तो इसकी लेंथ कितनी है, वही होती है वेवलेंथ। सिंपल सी बात है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर होती है
है ना, तो वही इसकी यूनिट होगी। तो इसके अंदर जनरली कोई फिक्स ऐसा यूनिट नहीं है वेवलेंथ की, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर। जनरली ये बहुत छोटी यूनिट होती है, यानी कि मीटर जितनी बड़ी नहीं होती जो आसानी से दिखे। लेंथ वेव की जो वो होती है ना हमारी लेंथ, वो इजीली दिखती नहीं है, तो इसलिए जनरली इसको नैनोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। बट आप चिंता मत करो, डिस्टेंस वाली कोई भी सिमिलर टर्म ऑप्शन में नहीं होगी, जैसे मीटर और सेंटीमीटर एक साथ कभी ऑप्शन में नहीं होगा इसका वेवलेंथ का। कोई एक ही डिस्टेंस रिलेटेड टर्म होगी जो आपको मार्क करनी है, और ये पूछे जाने की वैसे पॉसिबिलिटी बहुत कम है इन दोनों की, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। बट फिर भी कई बार सिली क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर, या फिर बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो इसीलिए ये पढ़ने जरूरी हैं। अपनी अगली क्वांटिटी बनती है फोर्स या फिर वेट। अब इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन, और एक होता है हमारा मास, इसकी यूनिट होती है हमारी किलोग्राम। अब हमने एक चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ी होती है, फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब मास जो होता है ना हमारा, मास ये इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है जनरली अर्थ के ऊपर, 9.8 होता है उसकी वैल्यू, अगर आपको किसी का वेट निकालना है। वैसे एक्सेलरेशन की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, बट इतना टेक्निकल हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट याद रखनी है, सिंपल सी बात है ना। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ बस ये, और ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक सा फंडा है। तो इस एक्सेलरेशन की अगर आपको वेट निकालना है किसी चीज़ का मास के साथ, तो उसकी वैल्यू होती है 9.8 या फिर रफली 10 मान लो आप। अब देखो यहाँ पे हमारा कैच क्या है, हमारा कैच ये है कि हम जनरली हमसे कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा वेट है 85 kg, है ना, या कोई बोलता है मोटा आदमी 100 kg, तो ऐसे अपना वो वेट बताता है। पर एक्चुअल में वेट की यूनिट हमारी पता है क्या होती है, न्यूटन। तो वो जब बोलता है ना 100 kg, तो उसका मतलब क्या होता है, केजी न्यूटन होता है एक्चुअल में उसका मतलब। बट हमारी हैबिट ऐसी बन चुकी है कि हम उसको केजी बोलते हैं, केजी न्यूटन से वो उसकी शॉर्ट फॉर्म बन चुकी है केजी। वो एक्चुअल में उसका वेट नहीं होता, केजी का मतलब होता है मास, ठीक है। केजी जो यूनिट है वो मास की यूनिट है हमारी, ना कि वेट की। तो आज एक चीज़ एकदम क्लियर कर लो कि अगर पेपर में आपको वेट की यूनिट आती है तो आपको न्यूटन मार्क करना है। अब जनरल लाइफ में भले ही वेट अपना केजी में बताते रहो, पर पेपर में आपको न्यूटन मार्क करना है, और फोर्स की यूनिट भी होती है हमारी न्यूटन। तो बेसिकली मास और वेट के अंदर फ़र्क क्या होता है हमारा। अब देखो आपने बोला मेरा जो वेट है वो है 100 kg, आपको एक्चुअली में बोलना था केजी न्यूटन, ठीक है। तो आपको उसको केजी में कन्वर्ट करना है ना, तो केजी में वो कितना हो जाएगा, लगभग 10 kg हो जाएगा, है ना। तो मान लो कोई लड़की है जो कि 80-85 kg की है, वो बड़ी खुश हो जाएगी कि मैं 8 किलो की हूँ, वाह, है ना। तो अगर उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो वो एक्चुअल में उसका मास हो जाएगा, ना कि वेट। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट बनता है छोटा सा मास और वेट से, कि देखो किसी भी चीज़ का जो मास होता है ना वो हमेशा फिक्स रहता है, बिल्कुल एकदम फिक्स रहेगा मास उसका। मान लो उसका मास 10 kg है तो वो 10 kg ही रहेगा, बट उसका वेट अलग अलग जगह पे वेरी करेगा। अर्थ के ऊपर उसका जो वेट होगा ना वो 10 × 9.8 होगा। मान लो किसी जगह पे ग्रेविटी है ही नहीं, जैसे मून पे मान लो आप मान के चलते हैं मून पे कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पे उसका मास क्या हो जाएगा, 10 kg, क्योंकि मास तो हमेशा फिक्स रहता है, बट उसका वेट वहाँ की ग्रेविटेशन, मान लो वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स है 1, जैसे अर्थ का 9.8 है, तो वहाँ पे उसका वेट हो जाएगा 10 kg। या फिर इस चीज़ का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, अगर आपने कोई मूवी देखी होगी स्पेस ट्रैवल की, हॉलीवुड टाइप की मूवी होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं स्पेसशिप के अंदर, उड़ रहे होते हैं एक तरह से, है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे होती है वेटलेसनेस, मतलब वेट होता ही नहीं है वहाँ पे। क्योंकि देखो मास किसी भी बंदे का सेम रहता है, जैसे मैंने बताया अर्थ पे भी मास उसका 10 kg रहेगा, चांद पे भी 10 kg रहेगा, अगर वो स्पेस में चला जाएगा ना या स्पेस में ट्रैवल कर रहा होगा तो भी उसका मास 10 kg रहेगा। फ़र्क किसका आता है, सारा फ़र्क आता है जी, यानी कि एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग 10 है, बट स्पेस के अंदर वो जाएगा तो वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया हमारा 0। तो इसका मतलब उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा उस टाइम पे, वो हो जाएगा 10 × 0, 0 वेट हो जाएगा उसका। तो उसको वेटलेसनेस फील होगी, बिल्कुल वेट जैसे उसका है ही नहीं, इसीलिए वो ईजिली स्पेसशिप के अंदर फ्लोट करते हैं मज़े से। तो इससे में क्लियर क्या होता है कि मास की वैल्यू हमेशा फिक्स और वेट की वैल्यू हमारी वेरी करती है एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटी के हिसाब से। और जो फोर्स होता है और वेट होता है उसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन, और जो मास होता है जो फिक्स चीज़ है उसकी यूनिट हमारी होती है किलोग्राम। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अपनी अगली यूनिट है इम्पल्स, जिसकी होती है न्यूटन सेकंड, और एक है मोमेंटम जिसकी होती है केजी × मीटर पर सेकंड।
अब ये यहाँ पे इनकी यूनिट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट मैंने यहाँ क्यों मेंशन करी है, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि विच क्वांटिटी हैज सेम डायमेंशन एज मोमेंटम। तो इसका आंसर आएगा हमारा इम्पल्स, या फिर पूछ लेगा इम्पल्स यहाँ पे और ऑप्शन में दे देगा मोमेंटम, या फिर ये पूछ लेगा विच टू क्वांटिटीज हैज सेम डायमेंशन। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन में देगा मोमेंटम एंड इम्पल्स, इस तरीके से। या फिर कोई और दो क्वांटिटी या कॉम्बिनेशन बना के 4 ऑप्शन बनाएगा, उसमें से एक ऑप्शन होगा मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो आपको मोमेंटम एंड इम्पल्स को मार्क करना है। तो अब डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, अब ये एक फंडा आता है। देखो यूनिट की बिल्कुल बेसिक फॉर्म जो होती है ना, वो होती है हमारी डायमेंशन। अब यूनिट के अंदर हम मीटर, सेंटीमीटर, केजी, हर्ट्स अलग अलग चीज़ में यूज़ करते हैं, बट डायमेंशन जो होती है ना, वो होती है बिल्कुल ही बेसिक फॉर्म। MLT की फॉर्म बोलते हैं इसको जनरली। M क्या होता है, मास, L होता है लेंथ, T होता है हमारा टाइम। तो बिल्कुल बेसिक टर्म में उसको तोड़ देना हम, तो वो हमारी बन जाती है डायमेंशन। ठीक है, तो ये MLT की फॉर्म जो होती है, ये होती है हमारी डायमेंशन। और ऐसी बहुत कम क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है, और इम्पल्स और मोमेंटम उनमें से 2 क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशन सेम है बिल्कुल। तो इसलिए यूजुअली इससे क्वेश्चन बनता है कि विच क्वांटिटीज़ हैज़ सेम डायमेंशन एज मोमेंटम, या फिर विच टू क्वांटिटीज़ हैज़ सेम डायमेंशन। तो अब इसको याद कैसे रखना है, देखो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, झटके से कुछ एकदम होना, वो होता है इम्पल्सिव एक्शन। और मोमेंटम क्या होता है, किसी चीज़ का फ्लो बनाए रखना। जैसे आपका पढ़ाई का बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, तो आप बहुत ईजिली सक्सीड कर जाओगे, या फिर आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। बट उस मोमेंटम को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक झटका चाहिए होता है, यानी इम्पल्स चाहिए होता है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, इसीलिए इनका डायमेंशन सेम है। ऐसे आप इसको ईजिली याद रख सकते हो कि इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन सेम है, क्योंकि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। अब एक क्वांटिटी है अपनी सरफेस टेंशन, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। हालांकि मुझे लगता नहीं है पेपर में कभी पूछा गया है, शायद मैंने कहीं देखा था इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल दिया है, बट किसी बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है ये, इसको जस्ट आप ध्यान रखना। वैसे सरफेस टेंशन होता है, जैसे आप ग्लास में पानी भरते हो, जब पूरा ग्लास भर रखा होता है ना ऊपर तक, तो ऊपर ऐसे कर्व सा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे हल्का सा। तो नीचे वाला जो पानी होता है ना, वो ऊपर सरफेस वाले पानी को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो बाहर ना निकले। उसी चीज़ को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। तो आई थिंक ये पूछा नहीं गया हुआ है कभी, शायद मैंने कहीं देखा था इसलिए मैंने डाल दिया है। तो इसको बस एक बार आप ध्यान रख लेना अगर याद रख सकते हो तो। अपनी अगली क्वांटिटी है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पे मैंने क्यों डाला है, देखो डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर, जो कि इसकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। जनरली हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर वगैरह के अंदर ही, किलोमीटर में, माइल्स में, इन्हीं के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। बट इसकी लाइट ईयर जो है ना, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो वो क्या होगी हमारी लाइट ईयर। अब लाइट ईयर से लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा, लाइट ईयर इज़ द क्वांटिटी ऑफ, इज़ द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। तो लोग ईयर देख के बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, कई बार टाइम मार्क कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। अब डिस्टेंस की यूनिट है तो कैसे है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक साल के अंदर, एक ईयर के अंदर लाइट कितना ट्रैवल कर सकती है। जो डिस्टेंस लाइट एक साल के अंदर ट्रैवल करेगी ना लाइट, उसी को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। अब एक हमारी डिस्टेंस की यूनिट है पारसेक। ठीक है, तो पारसेक क्या होता है, एक पारसेक होता है 3.2 लाइट ईयर्स, यानी कि लाइट ईयर को भी 3.2 गुना जो है ना, या फिर 3.2 टाइम्स, उसको बोल देते हैं हम पारसेक। वैसे ये 3.2 टाइम्स आएगा, ये आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पेपर में यूजुअली पूछा जाता है विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो वो हमें मार्क करना है पारसेक। तो डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट होगी हमारी पारसेक, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई लाइट ईयर। तो इनका हमें ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इन क्वांटिटीज़ को देखते हैं, थोड़ी बहुत हमारी और क्वांटिटीज़ रह गई हैं, 1-2 स्लाइड्स हैं, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।